हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2019 राजनीति विज्ञान से संबंधित द्वितीय प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले वर्तमान में 2006 से लेके 2018 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज 2019 को कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो है रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई थी 1762 में। और अगली पुस्तक की बात करेंगे बेन आर एस पीटर की पुस्तक सोशल प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक स्टेट 1959 में सेकंड हो जाएगी। जॉन रॉल्स द्वारा रचित पुस्तक ये थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 जो है तीसरी हो जाएगी। और सुसान मोलर ओकिंग की पुस्तक जो फैमिली जस्टिस जेंडर एंड फैमिली जो लिखी गई थी 1989 ये अंतिम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पहला और दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी और ए बी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। ये दोनों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्राधिकार की कमी होने पर और क्षेत्राधिकार की अधिकता पर, यानी ए और सी इसमें राइट हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, संविधान निर्माताओं ने राज्य से व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया है तथा इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और 226 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत न्यायपालिका 5 प्रकार की रेटें जारी करती है, जिसमें से 2 रेटें उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार अधिकारिता के संबंध में जारी की जाती हैं, जो है उत्प्रेषण, जो क्षेत्राधिकार की कमी और क्षेत्राधिकार की अधिकता की वजह से उच्चतम न्यायालय मामले को अपने पास मांग सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संस्थान में संचार के व्यवस्थित कार्यक्रम को व्यवस्थित करने की बात करा। पहला इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सबसे पहले सेंडर होता है, फिर एनकोडिंग, फिर मैसेज और अंत में चैनल। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी राम मनोहर लोहिया लोकतांत्रिक समाजवादी थे अथवा लोकतांत्रिक होने के नाते वे साम्यवाद के विरोधी तथा समाजवादी होने के नाते पूंजीवाद के कभी भी समर्थक नहीं हो सकते। लोहिया के अनुसार मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने हिंद मजदूर सभा तथा हिंद किसान पंचायत का भी गठन किया था। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से महिलाओं की समानता संबंधित तर्क है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। इसका आंसर पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जी ऑमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में पाया जाता है। तो सजातीय संस्कृति जो है विकसित देशों में पाई जाती है। ऑमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से समाज में कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत अर्थात सजातीय संस्कृति विकसित देशों के समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें जो व्यक्ति अपने कार्य में दक्षता रखता है वही एक ही प्रकार के कार्य संपादित करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानूनी दृष्टिकोण से मुलायम कानून किसे बुलाते हैं। तो मुलायम कानून के नाम से जाना जाता है उसे विकास का अधिकार है, यानी सॉफ्ट लॉ शब्द का तात्पर्य अर्ध कानूनी साधनों से है जिसमें कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी बल नहीं होता है। विकास का अधिकार सॉफ्ट लॉ के तहत आता है, अर्थात अपनी क्षमता योग्यता अर्थात कौशल की वृद्धि का अधिकार जिस पर राज्य किसी प्रकार की बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। तो ग्राम सभा के संबंधित जो प्रावधान है उसमें आर्टिकल 243 ए के अंतर्गत किया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा प्रदान की गई है। संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है कि 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्य अनुच्छेद 243 ए के तहत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अर्थशास्त्र को जाना जाता है, अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र के नाम से जाना जाता है, यानी इसका कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नीति शास्त्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहकर कौटिल्य ने इसमें राजा को किस प्रकार निम्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है चाहिए का उल्लेख किया है, यानी इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
सबसे पहले बी आएगा, फिर ए और डी, अंत में सी। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम जो है, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, फिर समस्या से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम विकल्पों की व्याख्या करते हैं और तुलना करते हैं कि विकल्प एक को अपनाने से क्या लाभ और हानि होगी और विकल्प दो को अपनाने से क्या लाभ हानि हो सकते हैं। उसके बाद हम तर्क के आधार पर जिस विकल्प में हानि के अवसर कम होते हैं उस विकल्प का चयन करते हैं। टेरी के अनुसार निर्णय दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव है। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट से संबंधित अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन है, हर्बर्ट साइमन प्रशासन के सिद्धांतों को निरस्त कर दिया, और तर्क इसका, साइमन ने इन्हें कहावतों की तरह कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए और आर दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है, क्योंकि हर्बर्ट साइमन जो है प्रशासनिक सिद्धांत के मुख्य आलोचकों में से एक हैं जिन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत को लोकोक्तियाँ और मुहावरे कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। पुस्तक और लेखक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। पॉल एच एपलबी जो है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी थी मॉरलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लिखी गई थी, और जॉन एम गॉस, एल डी वाइट और एम ई डिमॉक के द्वारा द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी गई थी, और एफ विलोवी के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और डिवाइड वाल्डो की बात करेंगे तो आइडियाज एंड इशूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे तो उनको 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख पुस्तकें जो है प्रिजन डायरी 1976 में लिखी गई थी, ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी लिखी गई थी इनके द्वारा 1959 में, टुवर्ड्स टोटल रिवोल्यूशन 1978 में, और सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी 1964 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनके में से कौन से युग्म सही ढंग से सुमेलित है पूछ रहा है। तो इसे देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ए सही है, ए और बी, यानी जॉन रॉल्स समतावादी हैं और प्लेटो आदर्शवादी हैं। मैरी वॉल्टनक्राफ्ट जो है कम्युनिस्टवादी नहीं है, ग्रामसी नारीवादी। तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, पहला ए और बी राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन चीन की नीति हथेली एवं 5 अंगुलियों के सिद्धांत के बारे में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए और बी। इसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं, इसमें मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात करा। फिर विमानों में किए गए अपराध व कतिपय अन्य कृत्य संबंधित कन्वेंशन जो टोक्यो 1963 में हुआ था। नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध विधिकारी निरोध संबंधी जो कन्वेंशन मॉन्ट्रियल जो होता 1971 में। आतंकवादी गोलाबारी निरोध अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1997 में, और आतंक के वित्त पोषण निरोध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1999 में हुआ था। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव से संबंधित अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए, बी और डी इसमें राइट हो जाएंगे। विदेशी निवेश, बढ़ा हुआ उत्पादन और प्रौद्योगिक उन्नति, बढ़ी हुई बेरोजगारी इसमें ऐड नहीं होगा उदारीकरण में। आप इसे देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गलत है पूछ रहा है। तो 20 क्वेश्चन का आंसर हम इसमें जो है, इसका आंसर डी जो है इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन सही हैं पूछ रहा है। तो इसका आंसर ए और सी। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है, उसकी मुख्यालय चेन्नई में है। ए और सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगाना सूत्र किससे संबंधित है। तो अगाना सूत्र का संबंध जो है जीवन की उत्पत्ति और धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति से संबंधित है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में ए और सी है इसका आंसर। सी में ए और बी को ऐड किया गया है। जीवन की उत्पत्ति समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से संबंधित है, यानी ए और बी इसका राइट हो जाएगा। अगाना सूत्र बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय के 34 सूत्रों में से 27वां सूत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्टेटमेंट से संबंधित अभिकथन और तर्क दिया गया है। भारत और पाकिस्तान में शिमला समझौते पर 1972 में हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में कहा गया है कि दोनों देश अपने विवादों को अन्य देशों की मध्यस्थता से सुलझाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ए सही है और आर गलत है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त की गई है। तो उस आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आप इसे देख सकते हैं। जब दोनों सदनों में से किसी एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान हो गया हो तब अध्यादेश जारी होता है। सदन की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन जरूरी होता है, अन्यथा अध्यादेश समाप्त हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था? तो 1 जनवरी 2019 को भारत जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य बना था, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? तो सर्वाधिक जो है बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम जो प्रतिपादक था B.S. टर्नर को माना जाता है। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक B.S. टर्नर है। इनकी पुस्तक जो है हैंडबुक ऑफ सिटीजनशिप स्टडी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित संस्थानों और संगठनों का कालक्रम व्यवस्थित करने की बात करा, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले G7 आएगा और जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अगली की बात करें G20, जिसकी स्थापना 1999, G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और IBS की स्थापना 2003 में की गई थी और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यों के गठन को कालानुक्रम में व्यवस्थित करने की बात करा, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले गुजरात आ जाएगा 1 मई 1907 को, सिक्किम 16 मई 1975 को, गोवा का 30 मई 1987 को और तेलंगाना 2 जून 2014 को। सबसे पहले जो है इसमें आ जाएगा सिक्किम यानी 1975 को, उसके बाद 2 साल के बाद गोवा 1987 में। अगला क्वेश्चन है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, यह कथन अरस्तु का है। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 243 के अधीन कराए जाते हैं। भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 243 के संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं। पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है, जिसका कार्य पंचायतों के चुनाव के लिए निर्वाचन नियमावली का निर्माण करना तथा चुनाव पर नियंत्रण और निगरानी रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 31 क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूनेस्को की स्थापना A एंड B दिया गया है इसमें। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी, परंतु यह 4 नवंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो NTUC के द्वारा दोनों विकल्पों को सही माना गया है, यानी 1945 और 46 दोनों को NT के द्वारा सही माना गया है, वैसे राइट 1945 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा A, यानी संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्ता और ग्रामीण आबादी से वंचित वर्गों का सशक्तिकरण। ये तीनों राइट हो जाएंगे इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से 2 अभिकथन सही हैं पूछ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा D, यानी पहला और दूसरा। न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। आप इसे देख सकते हैं अच्छे से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था? तो ये D, वाल्डो के द्वारा किया गया था। लोक प्रशासन को राज्यों के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में ड्वाइट वाल्डो ने परिभाषित किया है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने वाले विचारक वुड्रो विल्सन, लैंडल वुरकिक और ग्रिफिथ, बियर्ड और बिलोबी हैं। लोक प्रशासन को कला मानने वाले विचारकों में आर्डवे टीड, ग्लैडन और MP शर्मा हैं। वहीं लोक प्रशासन को कला और विज्ञान दोनों मानने वाले विचारकों में चार्ल्स वर्थ हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस घटना ने पेरियार को नास्तिक बनाया था? तो इसका आंसर होगा B, काशी तीर्थ यात्रा की घटना ने EV रामास्वामी पेरियार को नास्तिक बनाया था। अगला क्वेश्चन है, तालिका फर्स्ट तालिका सेकंड से मिलाने की बात कर रहे हैं। आधुनिक विचारधाराएं दी गई और विचारक दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विचारधारा किसके द्वारा दी गई थी? डेनियल लर्नर के द्वारा मनोवैज्ञानिक विचारधारा दी गई थी। और मानकवादी यानी नॉर्मेटिव विचारधारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। संरचनात्मक विचारधारा की बात करें तो G.A. आमंड के द्वारा, और तकनीकी विचारधारा की बात करेंगे तो डेविड एप्टर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म और गुफाओं का रूपक, एलिगेरी ऑफ केव्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाए प्लेटो, यानी आकृति का सिद्धांत और गुफाओं का रूपक प्लेटो से संबंधित है। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों अभिकथनों में से कौन से कथन कल्याणकारी राज्य की परिभाषा के बारे में सही है पूछ रहा है? तो इसे देख लेते हैं। इसका आंसर जो है C हो जाएगा, यानी A, B, C, D चारों राइट हो जाएंगे इसमें। यह एक ऐसा राज्य होता है जो अपने नागरिकों को विस्तृत स्तर पर सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य के माध्यम से ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। यह एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के बीच समझौता है, ये भी राइट हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य किसी भी प्रकार के मानवोचित एवं प्रगतिशील समाज के लिए एक आदर्श राज्य स्थापित करता है, ये भी राइट। कल्याणकारी राज्य किसी निजी क्षेत्र के उत्प्रेरकों को हटाए बिना जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर की गारंटी देता है, यानी चारों इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ जो है चारों राइट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित करने की बात करा, A और B दिए गए हैं।
तो इसे देख लेते हैं। दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय जो है, इसका वर्णन जो है आर्टिकल 231 में किया गया है। कतिपय मामलों में उच्चतम न्यायालय में हस्तांतरण की बात करेंगे तो अनुच्छेद 228 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आर्टिकल 233 के अंतर्गत की गई है, और उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक व्यय से संबंधित जो आर्टिकल है अनुच्छेद 229 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से है पूछ रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी पहला विल्फ्रेड फेरेटो और गेटनो मोस्का जो है इटली से संबंधित है। बाकी रॉबर्ट मिचेल्स और सीरैट मिल्स यूएस से संबंधित हैं। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है देख लेते हैं। विल्फ्रेड पेरेटो और गेटनो मोस्का इटली से संबंधित है। पेरेटो की पुस्तक जो है द माइंड एंड सोसाइटी 1916 में, और मैनुअल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1906 में, और द ट्रांसमिशन ऑफ डेमोक्रेसी लिखी गई पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसके आधार पर मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं। तो किसके आधार पर कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी स्वयं की पहल पर भी कर सकते हैं, वित्तीय समिति के अनुरोध पर कर सकते हैं, और व्यवस्थापिका के निर्देशन पर कर सकते हैं। मंत्रालय के संगठन और विधि विभाग के अनुरोध पर नहीं कर सकते। तो इसमें बात करेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। कैग अपने कार्य स्वयं की पहल पर, वित्तीय समिति के अनुरोध पर और व्यवस्थापिका के निर्देश पर कर सकता है। वहीं अगला क्वेश्चन है, तो पुस्तक है द पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा एसपी हंटिंगटन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, द थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन पुस्तकें सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई थी। वही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था। तो ये रूसो के द्वारा किया गया था। रूसो प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के मध्य विभेद करते हैं और परंपरागत असमानता को समाप्त करने के लिए वास्तविक सत्ता की प्राप्ति के लिए समझौता प्रस्तुत करते हैं। वही अगले क्वेश्चन की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहा है। इसको देख लेते हैं। पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्रों का जो आर्थिक समुदाय है, इसमें सदस्यों की संख्या 15 राष्ट्रों की संख्या है। दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय की बात करेंगे, वर्तमान में इसमें 16 सदस्य हैं। और केंद्रीय अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय इसमें 12 है। और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय की बात करेंगे तो इसमें 6 सदस्य वर्तमान में हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। तो इसका आंसर फ्रैंक मेरेनी हो जाएगा। 1971 में इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में सही है पूछ रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे, फोर्थ इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसे रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन से संबंधित अभिकथन और तर्क दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है, यानी ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण शब्द की रचना किसने की थी। तो संस्कृतिकरण शब्द की रचना M.N. श्रीनिवासन के द्वारा की गई थी, यानी ए इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन विकास के अधिकार के संबंध में सही हैं। तो 49 की बात करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विकास का अधिकार अनत्य संक्राम्य मानव अधिकार है। विकास के अधिकार के घोषणा पत्र को वर्ष 1986 में साधारण सभा में अंगीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्र और राज्य समानार्थी शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द नहीं है। राष्ट्र और राज्य शब्द का प्रयोग प्राय एक ही प्रयोजन के लिए किया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक राष्ट्र के लिए राज्य शब्द का प्रयोग व एक स्वतंत्र रूप में अपनी विशेष पहचान के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, क्वेश्चन पूछा था इनके में से कौन सही नहीं है पूछा था, तो इसमें डी जो है सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्र और राज्य समानार्थी शब्द हैं दिया गया है, ये इसमें राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यूएन की इन संस्थाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करने की बात करा। जो यूएन की सभी संस्थाएं हैं इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सबसे पहले पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आएगा। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और थर्ड में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और अंत में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है अंतिम हो जाएगा। इसमें आप ये चारों की स्थापना कब हुई थी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। फिर वही क्वेश्चन,
रिपीट हो रहा है, तो इसको देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार पूछा गया है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और हंटर समिति जो रिपोर्ट आई थी इसी सिलसिले में आई थी। इसके बाद जस्ट 26 मई 2020 में आई थी, सॉरी 1920 में। और चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और इसी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना 9 जनवरी 1923 को CR दास के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का नीति मूल्यांकन उसके आधारभूत उद्देश्यों की प्राप्ति की सफलता के स्तर को निर्धारित करने पर बल देता है। तो ये कार्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने सोसाइटी फॉर राइट टू डाई विथ डिग्निटी का गठन किया था। तो इसका मीनू मसानी के द्वारा किया गया था। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। मीनू मसानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, राजनेता, पत्रकार, लेखक और सांसद थे। सोसाइटी फॉर राइट टू द डाई विथ डिग्निटी का गठन 1981 में मीनू मसानी ने किया था। यह सोसाइटी गरिमापूर्ण स्वैच्छिक एनेस्थीसिया की बात करती है तथा गरिमापूर्ण मृत्यु की बात इनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, उनकी सुमेलित करने की बात कर रहा है। सुमेलित दिख ली इसमें। दो कारक का सिद्धांत जो हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया था। आवश्यकताओं का पदानुक्रम की बात मास्लो के द्वारा की गई थी। आवश्यकता सिद्धांत जो है मैकले लैंड के द्वारा दिया गया था। और एक्स और वाई का सिद्धांत मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा स्थापित निम्नलिखित आश्रमों संस्थानों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। सबसे पहले उनके द्वारा फिनिक्स आश्रम बनाया गया था 1904 में। और टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में की गई थी गांधी जी के द्वारा। और कोचराव आश्रम 1915 में और सेवाग्राम आश्रम 1936 में बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कबीर से संबंधित नहीं है पूछ रहा। तो इसका आंसर इसमें बेगमपुरा दिया गया है, लेकिन एनटी के द्वारा बेगमपुरा दिया गया है, जबकि लैंगिक असमानता होना चाहिए था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ था और 1997 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। इसको लगा लेते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें संशोधन 2019 में हुआ था। और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 में, इसमें 2013 में संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, नव लोक प्रशासन प्रबंध के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं। तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ए बी सी तीनों राइट हो जाएंगे। नव लोक प्रबंध लोक प्रशासन व निजी प्रशासन की कमियों से बचने के लिए मध्यम मार्ग है, जिसमें दोनों की सकारात्मक गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो इसमें ए, निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र और निष्पादन लक्ष्य, ये तीनों राइट हो जाएंगे। यानी यह PPP मॉडल पर कार्य करता है, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किसके नेतृत्व को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना के रूप में परिभाषित किया गया है। वो कुर्ज ओ डोनेल के द्वारा किया गया है। कुर्ज और ओ डोनेल के नेतृत्व में अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योजना योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मैरी वोस्टोक्राफ्ट द्वारा लिखित पुस्तक का पूरा शीर्षक है। तो इसमें बी इसका आंसर, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद द रिक टचेस ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्शन, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है। तो स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक जो नहीं है वो रॉबर्ट डेहल हो जाएंगे। रॉबर्ट डेहल का संबंध जो है बहु मल्टीकल्चरलिज्म से है। रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन, एफ.ए. हेग, ये तीनों स्वेच्छातंत्रवाद से संबंधित हैं। आप इसे देख सकते हैं। रॉबर्ट नॉजिक, मिल्टन फ्रीडमैन व एफ.ए. हेग स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक हैं और वे विचारक राज्य के अत्यधिक कार्यक्षेत्र के विरोधी हैं। वह सीमित राज्य के समर्थक हैं। रॉबर्ट डेहल एक लोकतंत्र बहुलवाद व सार्वभौमिक लोकतंत्र के समर्थक हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पुस्तक नेशन एंड नेशनलिज्म के लेखक कौन है। तो नेशन एंड नेशनलिज्म जो पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी अर्नेस्ट गुलेनर के द्वारा लिखी गई थी। नेशन एंड नेशनलिज्म 1983 पुस्तक के लेखक अर्नेस्ट गुलेनर हैं। इस पुस्तक में गेलनर राष्ट्रवाद की महत्वपूर्ण व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी बना था। तो डेट पूछ रहा है, इसका आंसर 1946 में बना था। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन यह आकस्मिक थी। और मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही हुए, लेकिन व्याख्या उनकी सही नहीं है, क्योंकि मैकियावेली और अरस्तु अपना अपना अलग सिद्धांत दिया था।
निर्वाचन आयुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सही है पूछ रहा है, तो 67 का आंसर डी हो जाएगा, यानी ACD इसमें राइट हो जाएंगे। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की संस्तुति के आधार पर ही उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और उनके पद का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो, यानी 20 में रॉन्ग हो जाएगा। उन्हें उन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके अपेक्षित क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में लाया गया था। इसमें जो है सूचना का अधिकार, मानव पूंजी को मुक्त करने की बात की गई थी और संकट प्रबंधन, शासन में नैतिकता, ये चारों की बात की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रिक्स का फ्यूज्ड मॉडल आधारित है। तो रिक्स का जो फ्यूज्ड मॉडल आधारित है वो किस पर आधारित है? कृषि पर निर्भरता की बात की गई थी, समाज में मूल्य प्राप्त करना और वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। राजशाही परिवार का आधिपत्य रिक्स के द्वारा नहीं दिया गया था। ये तीनों राइट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं FW रिक्स ने अपने संलयित प्रिज्मीय विवर्तित मॉडल में अपनी पुस्तक इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने तीनों समाजों का वर्णन किया है। विवर्तित समाज के लक्षण हैं पारंपरिक कृषि आधारित शाही परिवार का आधिपत्य, वस्तुओं के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था, यानी ACD, कृषि पर निर्भरता, राजशाही परिवार का आधिपत्य, वस्तु के विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था, ये तीनों राइट हो जाएंगे। समाज में मूल्य प्राप्त करना, ये रिक्स के द्वारा नहीं कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, वंदना शिवा निम्नलिखित में से किस रूप में जानी जाती है? तो वंदना शिवा को पर्यावरण हितैषी यानी नारीवादी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिलाने के लिए बोल रहा है। पूर्ण वीटो का संबंध जो है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को नहीं कहने की शक्ति को पूर्ण वीटो कहते हैं। सशर्त वीटो जो है, यदि सदनों द्वारा विधेयक को पुनः पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति अनुमोदन रोक नहीं सकते, ये सशर्त वीटो होती है। निलंबित वीटो, जब एक विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है उसे निलंबित वीटो, सस्पेंशन वीटो कहते हैं। और पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति किसी समय सीमा की अनुमति दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं, उसे पॉकेट वीटो के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दलों का नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर नियम अधिनिर्णय हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं पूछ रहा है, इसको जो लिखते हैं इसमें जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। अगस्ट काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, योग, प्रयोग, तुलना मुख्य विधियां हैं। ब्लंडशली के अनुसार दार्शनिक और ऐतिहासिक विधियां सही विधियां हैं, यानी अगस्ट काम्टे और ब्लंडशली के अनुसार जो दिए गए हैं वो राइट हो जाएंगे। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आगमनात्मक विधि के अंगीकार किए जाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो विकल्प सही हैं पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी, यानी बी और डी, मैकियावली और थॉमस हॉब्स राइट हो जाएंगे। आगमनात्मक विधि को अरस्तु, मैकियावली, थॉमस हॉब्स आदि विचारकों के द्वारा दिया गया था, वहीं प्लेटो के द्वारा निगमनात्मक पद्धति को अपनाया गया था, इसलिए मैकियावली, यानी बी और डी इसमें राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में 3 घटक होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा, और राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, प्लेटो के द्वारा ही कहा गया था, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ए सही है, ए गलत है, लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किसने अपने न्याय सिद्धांत में उपयुक्तवाद की निंदा की थी, तो ये किसके, जॉन रॉल्स के द्वारा की गई थी। रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या की और जिसमें उन्होंने बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख में किसी अधिकारों के उल्लंघन को स्वीकार किया गया है, अर्थात यदि एक व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन से अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिलता है तो वह उचित है, जबकि रॉल्स ने वंचित व्यक्तियों को अधिकतम सुविधाएं देने की बात कही थी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए निर्णय लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1984। 1984 भारत सरकार ने वर्ष 1984 में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। 1985 से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, यानी 85 से मनाया जा रहा है और 1984 में ये निर्णय लिया गया था। 1984 ये राइट हो जाएगा, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो पद सही हैं पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए, यानी पहला और दूसरा। प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया था और उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि एक वास्तविकता। ये दोनों राइट हो जाएंगे। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में अपने आदर्श राज्य को प्रस्तुत करता है और अपने वास्तविक राज्य को अपनी पुस्तक लॉज में प्रस्तुत करता है, जिसमें कानून को सर्वोच्च स्थान देता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस वर्ष में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, तो उसमें 1919, यानी पहला इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा अपनी प्रदत्त नाइटहुड की उपाधि 1919 में त्याग दी थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तालिका फर्स्ट और तालिका सेकेंड से मिलाने के लिए कह रहा है।
तो जयप्रकाश नारायण का संबंध जो है वाई सोशलिज्म से हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया का संबंध सॉल्ट टैक्सेशन इन इंडिया से। मोहम्मद इकबाल द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिज्म थॉट इन इस्लाम। और बर्नी का फतवा ए जहादारी से संबंधित पुस्तक है। इनकी पुस्तकों को कालक्रम में प्रकाशन वर्ष में लगाने की बात करा, इससे देख लेते हैं। सबसे पहले द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1988 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी गई थी। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट 1913 में ए लॉरेंस लॉवेल के द्वारा लिखी गई थी। और मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो 1921 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी गई थी। और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी जो है 2015 में कार्ल जे फ्रेडरिक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वही अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको भी मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। मार्क्स का विसंबंधन सिद्धांत जो है इकोनॉमी एंड फिलोसफी मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 में से संबंधित है। विसंबंध का विषयीकरण का संबंध जॉन लिकोच से संबंधित है। और विसंबंधन का समकालीन सिद्धांत एरिक फ्रॉम से संबंधित है। एक आयामी व्यक्ति का संबंध हर्बर्ट मार्क्यूस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो पुस्तक एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लुसियन पाई के द्वारा लिखी थी। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट लुसियन पाई की रचना है, जिसमें समता क्षमता विभेदीकरण की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तो फिर मिलाने की बात करा, इसे देख लेते हैं। तालिका फर्स्ट तो सेकेंड से मिलाइए। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के द्वारा विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखी गई थी। ग्रामसी के द्वारा तो प्रिजन नोटबुक लिखी गई थी। फ्रॉन्ज फैनन के द्वारा रिचर्ड ऑफ द अर्थ लिखी थी। और जॉन रॉल्स के द्वारा पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है? ये लास्की के द्वारा किया गया था। लास्की के अनुसार किसी भी राज्य को उसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों से जाना जाता है। लास्की के अनुसार अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियाँ जिनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। वहीं अगली पुस्तक की बात करेंगे। पुस्तक एस्केप फ्रॉम फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाए एरिक फ्रॉम, यानी बी हो जाएगा। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम पुस्तक लेखक जो है एरिक फ्रॉम है, जिनकी पुस्तक मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ मैन 1961 भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उनकी स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया था? तो रूजवेल्ट ने शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता की बात नहीं की थी। वॉक स्वतंत्रता, भय स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ये तीनों स्वतंत्रता की बात अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने बोलने की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, भय से मुक्ति की स्वतंत्रता की बात कही थी। परंतु यह शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता को अस्वीकार नहीं करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शब्द का पहली बार प्रयोग रूजवेल्ट ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, लोक नीति की सार्थकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है पूछ रहा है। तो 88 का क्वेश्चन जो हो जाए सी हो जाएगा। ए और पहला, दूसरा और फोर्थ राइट हो जाएगा। इसमें लोक नीति सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है। लोक नीति राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने में सहायक है। और लोक नीति का उद्देश्य समाज को उसकी बेहतरी के लिए सुगठित करना है। ये तीनों राइट हो जाएंगे। इसमें जो है इसका ए बी डी राइट हो जाएगा, यानी सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो जल नीति से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है, यानी ए बी सी डी ये चारों राइट हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्यसभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित से कौन से कथन सही है पूछ रहा है। तो राज्यसभा के संबंध में ए बी डी यानी पहला, दूसरा और फोर्थ सही हो जाएंगे। राज्यसभा में 238 से अधिक सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सही है। राज्यसभा में पौंडुचेरी के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। और डी जो है संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों को सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। संविधान की तीसरी अनुसूची राज्यसभा में, ये तीसरी अनुसूची ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश से संबंधित है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।